वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो भारत का तटीय मैदान बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो भारत के तटीय मैदान को हम लोग देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से है। छोटा सा टॉपिक, लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो इंडियन का जो जो द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, कोस्ट का मतलब होता है तट, तट का मतलब होता है किनारा। जो समुद्री किनारा होता है, समुद्र के किनारे की जो भूमि होती है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे भारत का तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ टॉपिक के बारे में। हालांकि हम लोग जब भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे थे तो लगभग इन सभी चीज़ों को कवर कर लिया था। तो फिर से कुछ टॉपिक है, इसे देख लें कि भारत जो है वह तीन ओर से समुद्र से घिरा है। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से। तो भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। कैसे? पूरब में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से। इम्पोर्टेंट है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो भारत के तटीय रेखा, मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जबकि अगर द्वीपों को मिला दिया जाए तो द्वीपों को मिलाने के बाद भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई 7516। तो कुल लंबाई की बात की जाए तो 7516, लेकिन मुख्य भूमि की तटीय रेखा अर्थात जिसमें जल क्षेत्र को हटा दिया जाए तो वह 6100 किलोमीटर है। जबकि द्वीपों सहित भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। याद रखेंगे कि हमने बताया भी है कि भारत के जो 9 राज्य हैं, भारत के 9 राज्य वे समुद्र तट को छूते हैं, अर्थात वे समुद्र के किनारे हैं। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सभी जो 9 राज्य हैं ये समुद्र तट को छूते हैं, अर्थात ये तटीय इलाके हैं। याद रखेंगे, अर्थात इन राज्यों से होकर समुद्र क्या होता है तो महासागर बहता है। ये सभी सब महासागर किनारे हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा की बात की जाए तो वह है गुजरात। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस शहर की है? तो गुजरात की है, 1214 किलोमीटर। जबकि भारत की सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है 101 किलोमीटर। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन है? तो गुजरात है, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। और सबसे छोटा जो है तो भारत की सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है 101 किलोमीटर, मात्र 101 किलोमीटर। बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा जो है वह केंद्र शासित प्रदेश कौन है, जिसका तटीय जो है भाग सबसे ज़्यादा है, वह है अंडमान निकोबार। कौन है? अंडमान निकोबार। तो सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो अंडमान निकोबार, जिसकी लंबाई है 1962 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, जिसकी लंबाई है 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर। पूर्वी तट पर जो स्थित पर्वत श्रृंखला है उसे पूर्वी घाट या फिर महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं। तो पूर्वी तट पर जो इस तरह से पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की पर्वत। जबकि पश्चिमी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसे सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो पूर्वी घाट पर जो इस पर्वत श्रृंखला स्थित है उसे पूर्वी घाट या फिर महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है। जबकि पश्चिमी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसे पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत कहते हैं। अब है एक बात याद रखेंगे कि
जिन स्थानों पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उन्हें नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। और जैसे कि ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। घाट का मतलब होता है पहाड़ों की ढलान। तो पहाड़ों की ढलान है ऐसे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आकर मिलेंगे। तो ये मिलते हैं जिस जगह पे केरल में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। अर्थात नीलगिरी की पहाड़ी पर जाकर एक दूसरे से मिलते हैं, ये अंतिम हो जाता है। तो जिन स्थानों पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उन्हें नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी की पर्वत को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीलगिरी की पर्वत को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? तो पहाड़ों की रानी कहते हैं नीलगिरी की पर्वत को। इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर प्रसिद्ध स्थल ऊटी है। तो इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर प्रसिद्ध स्थल क्या है? ऊटी है। और इस पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? तो डोडा बेटा। डोडा बेटा जिसकी 2637 जो है 2637 मीटर इसकी क्या है? तो लंबाई ऊंचाई है, याद रखेंगे। तो नीलगिरी की पहाड़ को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर प्रसिद्ध स्थल ऊटी है। और इस नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर कौन है? तो डोडा बेटा। कौन है? डोडा बेटा। आंध्र प्रदेश का जो कृष्णा नदी है और पश्चिम बंगाल का हुगली नदी, इस क्षेत्र को हम लोग डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का निर्माण बहुत धड़ल्ले से होता है। तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो अर्थात कृष्णा नदी से लेकर हुगली नदी, ये सभी डेल्टाई क्षेत्र कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं तट, घाट, तटीय मैदान, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं तट या कोस्ट क्या है। तो इम्पोर्टेंट है तट या कोस्ट। समुद्र को मैदानी इलाकों से अलग करने वाले भूभाग को क्या कहते हैं? तो तट कहते हैं। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि समुद्र को मैदानी इलाकों से अलग करने वाले भूभाग को तट कहते हैं। जैसे कि ये समुद्र बह रहा है, तो यहाँ पे है हमारा ज़मीन, ये जो किनारा अलग कर रहा है यही मेरा तट कहलाएगा, अर्थात कोस्ट कहा जाता है। याद रखेंगे। तो समुद्र के मैदानी इलाकों को अलग करने वाले भूभाग को क्या कहते हैं? तो समुद्र का तट कहते हैं, तट कहते हैं। घाट क्या है? तो समुद्र के किनारे पहाड़ी भूभाग को काटने वाला जो इलाका है वह घाट कहा जाता है। और घाटों की पहाड़ों की ढलान को ही मुख्यतः क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। तो यह जो घाट है मुख्यतः पहाड़ों की ढलान ही है। तो समुद्र के किनारे पहाड़ी भूभाग को काटने वाला जो इलाका है वह घाट कहलाता है, या फिर पहाड़ों की ढलान को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो यह घाट कहा जाता है। अब है तटीय मैदान। तटीय मैदान के बारे में बात की जाए, जिसे हम लोग कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो तटीय मैदान क्या है? घरों के किनारे वाले मैदानी भाग को तटीय मैदान कहते हैं। तो जो मैदान तट को छोड़कर है उस सब तटीय मैदान कहा जाता है। तो घरों के किनारे वाले मैदानी भाग को क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं, कोस्टल प्लेन कहते हैं, कोस्टल प्लेन। अब है भारत के जो तटीय मैदान हैं वो दो प्रकार के हैं। भारत के तटीय मैदान कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय मैदान, अर्थात वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट, अर्थात पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान। तो याद रखेंगे, पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान, साथ ही साथ पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय मैदान याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो वेस्टर्न जो घाट है वह क्या है? तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान हैं
ये किस प्रकार के उदाहरण है? तो जलमग्न तटीय मैदानों के, अर्थात पूरी तरह से जो तट डूबा हुआ है वही कहा जाता है क्या? तो पश्चिमी घाट कहा जाता है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्रा है और पतनों एवं बंदरगाह विकास के लिए काफ़ी क्या है? विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थिति प्रदान करता है। तो जब जलमग्न हो जाता है पूरा प्रकृति, तो जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी की मात्रा हो जाती है और पतनों और बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक वनस्पतियाँ ही क्या करते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ ही परिस्थितियाँ ही प्रदान करते हैं। यहाँ पर स्थित जो प्राकृतिक बंदरगाह है कौन कौन है? जैसे कि कांडला बंदरगाह, मझगांव बंदरगाह, JLN नहावा सोवा बंदरगाह, मरमू गोवा बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह और कोचीन बंदरगाह, यह सभी क्या हैं? तो शामिल हैं, इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी घाट का जो महाद्वीपीय शेल्फ होता है, महाद्वीपीय शेल्फ अर्थात जो किनारा वाला होता है, हम लोग इसे पढ़ भी चुके हैं, तो वह महाद्वीप और महासागर के भूमि के बीच एक उभरा हुआ क्षेत्र होता है, इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र पश्चिमी घाट का जो महाद्वीपीय शेल्फ है अर्थात महाद्वीप और महासागर के बीच जो उभरा हुआ क्षेत्र है वह उभरा हुआ है और क्या है? तो चौड़ा है। पश्चिमी घाट कैसा हुआ क्षेत्र है? तो दबा हुआ क्षेत्र है। जबकि पूर्वी घाट कैसा क्षेत्र है? तो उभरा हुआ क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट दबा हुआ क्षेत्र है। पश्चिमी तट को उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिम तटीय मैदानी को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर दिया गया। इम्पोर्टेंट है कि पश्चिमी घाट एक दबा हुआ क्षेत्र है। पश्चिमी तट को उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक फैले हुए पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भूभाग में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट। गुजरात का जो कच्छ है और काठियावाड़ तट है एक तरफ, उसके बाद महाराष्ट्र का कोंकण और गोवा तट कहाँ से कहाँ तक है? तो कर्नाटक और केरल के मालाबार तट पर। याद रखेंगे केरल में कौन सा तट है? तो मालाबार तट है। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, मध्य में क्या है? तो संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाता है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके बीच में एक संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े, ये क्या होते जाते हैं? तो चौड़े होते जाते हैं उत्तर से दक्षिण में। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी कहाँ पे है? तो सूरत में। तो पश्चिमी घाट सूरत के ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। याद रखेंगे कौन कौन? 6 राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक इसका फैलाव है। पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई कहाँ पे है? तो गुजरात में है। और जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वह दमन के पास है, 88 से लेकर 82 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है। तो पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई की बात की जाए तो अधिकतम जो चौड़ाई है गुजरात और दमन के पास 88 से लेकर 86 से लेकर 82 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई गुजरात और दमन के पास कितना है? तो 88 से 92 किलोमीटर है। ये इम्पोर्टेंट है, 88 से 92 किलोमीटर। अब है क्या कि पश्चिमी तटीय मैदान की पश्चिमी घाट ताप्ती नदी अर्थात सूरत के ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो पश्चिमी घाट जो है वह सूरत के ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और इसके बाद गुजरात। इसके बाद क्या है तो गुजरात तक फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई गुजरात और दमन के पास कितना है 88 से 92 किलोमीटर। तो पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई की बात की जाए तो वह कहाँ पे है, तो वह गुजरात से लेकर दमन के पास 88 से 82 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी घाट भारत के सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। साथ ही यह भारतीय प्रायद्वीप की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से क्या है तो फैला हुआ है। इम्पोर्टेंट है कि पश्चिमी घाट भारत के सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। साथ ही यह भारतीय प्रायद्वीप की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से क्या है तो दिया हुआ है, महत्वपूर्ण रूप से क्या है तो फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान तीव्र ढाल वाले होते हैं, इसलिए यह डेल्टा का निर्माण नहीं करते। तो बात की जाए पश्चिमी तटीय मैदान की, तो पश्चिमी तटीय मैदान क्या होता है तो इनका ढाल बहुत ही तीव्र होता है, तीखा होता है। इसलिए ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये भारतीय प्रायद्वीप की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से क्या है तो ये फैल चुका है। और भारतीय तटीय मैदान तीव्र ढाल वाले होते हैं, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। अब है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है तो पश्चिमी घाट से होता है। तो प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियों का जो उद्गम स्थल है कहाँ पे है तो वह पश्चिमी घाट में होता है। इसलिए दक्षिण भारत का संपूर्ण अपवाह तंत्र पश्चिमी घाट से ही नियंत्रित होता है। याद रखेंगे तो याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से होता है तो पश्चिमी घाट से होता है। इसलिए दक्षिण भारत का जो संपूर्ण अपवाह तंत्र है, अपवाह का मतलब क्या होता है, जो नदियों के द्वारा लाए गए जो अवक्षेप होता है उसी के मार्ग में अगल बगल के अवक्षेप को हम लोग क्या कहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे तो संपूर्ण अपवाह तंत्र कहेंगे। यह पश्चिमी घाट से ही नियंत्रित होता है। कौन घाट से तो पश्चिमी घाट से ही। तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पूर्व पश्चिमी घाट से होता है, इसलिए दक्षिण भारत का संपूर्ण अपवाह तंत्र पश्चिमी घाट से ही नियंत्रण होता है। पश्चिमी घाट से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदियों का क्या है तो उद्गम स्थल है। याद रखें पश्चिमी घाट से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदियों का क्या है तो उद्गम होता है, जो संपूर्ण दक्षिण भारत की सिंचाई की क्या है एक जीवन रेखा है। तो संपूर्ण दक्षिण भारत की सिंचाई की एकमात्र जीवन रेखा कौन है तो वह है पश्चिमी घाट। याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदियों का क्या है तो यह उद्गम होता है पेरियार नदियों का, और ये सभी संपूर्ण दक्षिण भारत की सिंचाई की क्या है तो जीवन रेखा मानी जाती है। तो ये सभी जो हैं संपूर्ण दक्षिण भारत की सिंचाई की क्या है तो जीवन रेखा है। इन नदियों के जल का उपयोग सिंचाई के साथ साथ बिजली के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो इन नदियों के जल का उपयोग सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। अब है कि पश्चिमी घाट भारतीय जैव विविधता के सबसे समृद्ध हॉट स्पॉट में से एक है। साथ ही यह कई राष्ट्रीय उद्यानों और जैव अभयारण्यों को भी समावेशित करता है। तो याद रखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है वह जैव विविधता की दृष्टि से सबसे हॉट स्पॉट में से एक है, अर्थात यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। साथ ही यह कई राष्ट्रीय उद्यानों और जैव अभयारण्यों को भी समावेशित करता है। इम्पोर्टेंट है। अब एक नोट याद रखेंगे, एक चीज़ याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट में चाय, कहवा, रबड़ और यूकलिप्टस जैसी वाणिज्यिक कृषि की जाती है, जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी क्या है तो महत्वपूर्ण है। चाय, कहवा, रबड़ और यूकलिप्टस जैसी वाणिज्यिक कृषि की जाती है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज
के वैज्ञानिकों की एक टीम ने भारी वर्षा और विनाशकारी बाढ़ की निरीक्षण के बाद क्या बताया कि पश्चिमी घाट के संरक्षण के संधारणीय प्रयास में शिथिलता भविष्य के लिए अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट है। तो नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज के वैज्ञानिकों की एक टीम ने भारी वर्षा और विनाशकारी बाढ़ की निरीक्षण के बाद बताया कि पश्चिमी घाट के संरक्षण के संधारणीय प्रयास में शिथिलता जो है वह भविष्य के लिए अत्यंत विनाशकारी हो सकती है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म की गाडगिल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर पश्चिमी घाट को जैव विविधता का क्षेत्र घोषित किया गया है। तो गाडगिल समिति की अनुसंधानों के आधार पर पश्चिमी घाट को जैव विविधता का क्षेत्र घोषित किया गया है। याद रखेंगे, जैव विविधता का क्षेत्र घोषित किया गया किसे? तो वह पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट की दमन से गुजरात से महाराष्ट्र तक कोंकण तट और काठियावाड़ से लेकर कौन है? तो कोंकण तट है। याद रखेंगे, पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है और यह तटीय मैदान क्या है? तो सतत है। इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि गाडगिल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर पश्चिमी घाट को जैव विविधता का क्षेत्र घोषित किया गया है। याद रखेंगे, पश्चिमी घाट की दमन से गुजरात से महाराष्ट्र तक क्या कहलाता है? तो कोंकण तट कहलाता है। और यह काठियावाड़ से लेकर जो हमारा कोंकण है वह क्या कहलाता है? तो कोंकण तट कहलाता है। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पश्चिम घाट की ऊंचाई ज़्यादा है और यहाँ की जो तटीय मैदान है कैसा है? तो सतत है। तो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई ज़्यादा है, कितना ऊंचाई है यार, उससे कोई मतलब नहीं है। और यह तटीय मैदान सतत है। सतत का मतलब होता है लगातार। याद रखेंगे, पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या है? ज़्यादा है और यह तटीय मैदान सतत है। अब है कि पश्चिमी घाट की दमन से गुजरात से महाराष्ट्र तक कोंकण तट और काठियावाड़ से लेकर कोंकण तट है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा होती है बनिस्पत पूर्वी घाट की। इम्पॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या होती है? तो पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा होती है और यह तटीय मैदान सतत है, अर्थात लगातार होता है। अब है क्या? अब क्या है कि तो एक बात याद रखेंगे कि जो के कस्तूरी रंगन की समिति थी 2020 में पश्चिमी घाट को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन अर्थात 37% हिस्सा है वह घोषित कर दिया। तो के कस्तूरी रंगन की समिति ने 2020 में पश्चिमी घाट को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन अर्थात 37% हिस्सा घोषित कर दिया। पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह क्या होते हैं? तो ज़्यादा पाए जाते हैं अपेक्षाकृत कृत्रिम बंदरगाह के। तो इम्पोर्टेंट है कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और यह उभरे हुए तट का उदाहरण है। और साथ ही साथ पश्चिमी घाट की के कस्तूरी रंगन की समिति के द्वारा 2020 में पश्चिमी घाट को क्या घोषित किया गया? तो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, जिसका टोटल हिस्सा कितना है? तो 37% है, यह घोषित किया गया। पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह? और कृत्रिम बंदरगाह बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब है पूर्वी घाट, ईस्टर्न कोस्ट। तो पूर्वी घाट की बात की जाए तो पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान क्या है? तो अधिक चौड़ा है और उभरे हुए तट का यह उदाहरण है।
याद रखेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई क्या है, तो ज़्यादा है। अब और इसके उभरे हुए तट का यह क्या है, तो उदाहरण है। पूर्व की ओर की बात की जाए तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो तीन नदियों के बीच की भूमि को डेल्टा कहते हैं। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाएंगी, तो डेल्टा का निर्माण करेंगी, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। तो कौन कौन महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ पतन और बंदरगाह कम है। तो उभरे हुए तट के कारण यहाँ पे पतन और बंदरगाह क्या है, तो बहुत ही कम है। इसलिए यहाँ कृत्रिम बंदरगाह ज़्यादातर हैं अपेक्षाकृत प्राकृतिक के। तो कृत्रिम बंदरगाह कहाँ पे ज़्यादा है, तो पूर्वी तट में, जबकि पश्चिमी तट में कौन से ज़्यादा हैं, तो प्राकृतिक बंदरगाह। पूर्वी तट पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है, इम्पोर्टेंट है। तो पूर्वी तट पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई कितनी है, तो लगभग 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पोताश्रय का मतलब होता है जहाँ पे जहाज आकर रुकता है, और पतन का मतलब होता है जहाँ सारे जहाज क्या होते हैं, जिस किनारे से खुलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि पूर्वी तट पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई कम है, अर्थात लगभग 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतनों और पोताश्रयों का विकास काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। पूर्वी तट का मैदान पश्चिमी बंगाल की हुगली से लेकर कन्याकुमारी अर्थात तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो याद रखेंगे कि पूर्वी तट का मैदान पश्चिम बंगाल की हुगली नदी से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान कम ढाल वाले होते हैं, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पूर्वी जो तटीय मैदान है ये कम ढाल वाले होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। पूर्वी तटीय मैदान को आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट या फिर कलिंगा या आंध्र प्रदेश तट कहा जाता है, जबकि उड़ीसा में उत्कल तट कहलाता है। उड़ीसा में कौन सा तट, उत्कल तट कहलाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान कम ढाल वाले होते हैं, इसलिए डेल्टा बनाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट, यह कलिंग या आंध्र प्रदेश तट भी कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट, जिसे कलिंग या आंध्र प्रदेश तट कहा जाता है, यह पाया जाता है, और उड़ीसा में इसे उत्कल तट के नाम से जानते हैं। तो उड़ीसा में इसे उत्कल तट के नाम से जानते हैं। अब इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे आसानी से, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चित्र को समझ जाएंगे तो आसानी से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ये जो भारत का चित्र है, ये सभी जो इलाके दिखाई दे रहे हैं, ये है पश्चिमी घाट, यह है पश्चिमी घाट, जबकि ये जो इलाके हैं हुगली नदी से लेकर, ये कहे जाते हैं पूर्वी घाट। क्या है, तो यह है पूर्वी घाट। तो अब यहाँ से लेकर ये जो कच्छ का रण है और यहाँ से लेकर जो दमन का इलाका है, अर्थात गुजरात के कच्छ से लेकर दमन का जो इलाका है, उसे काठियावाड़ तट या प्रायद्वीपीय तट कहा जाता है। तो काठियावाड़ तट या प्रायद्वीपीय तट कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात के कच्छ के रण से लेकर कहाँ तक, तो दमन तक। याद रखेंगे, दमन और द्वीप जो होता है उसी में से दमन, ये कच्छ के तट कहे जाते हैं। ये जो किनारा दिखाई दे रहा है यह कच्छ का तट है, और इसे काठियावाड़ तट या प्रायद्वीपीय तट भी कहा जाता है। कच्छ की रण या खाड़ी द्वीप, यह जो है कच्छ की रण है, अर्थात जो किनारे किनारे वाला इलाका है उसे ही रण कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो है कच्छ की रण है, अर्थात खाड़ी द्वीप कहलाता है। इसे कौन सा द्वीप कहते हैं, तो खाड़ी द्वीप, इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद बात की जाए तो यह दमन से लेकर जो गोवा का तट है उसे कोंकण तट भी कहा जाता है, कोंकण तट। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि यह जो फिगर दिखाई दे रहा है इसमें कैम्बे या खंभात की खाड़ी है। यह छोटा सा जो खाड़ी दिखाई दे रहा है यह कैम्बे या खंभात की खाड़ी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, दमन से लेकर जो गोवा तक का इलाका है, दमन अर्थात यहाँ पे मुंबई भी लिख सकते हैं, तो दमन या मुंबई से लेकर जो गोवा तक का क्षेत्र है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कोंकण तट कहते हैं। जो मुंबई से गोवा तक होता है, या फिर यूँ कहें तो दमन से लेकर गोवा तक कौन सा है, कोंकण तट कहलाता है, कोंकण तट। इसके बाद बात की जाए तो कन्नड़ तट। कन्नड़ तट कहाँ कहाँ से, तो गोवा से लेकर जो केरल का बॉर्डर है वही मेरा कहलाता है कन्नड़ तट, जो गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलूर तक प्रवेश करता है। कौन, कन्नड़ तट कहलाता है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद उभरी हुई तल जो होती है वह कहाँ पे रही, तो एमंगलोर से लेकर सेकेरल तक, एमंगलोर से लेकर सेकेरल तक जो है वह क्या कहलाता है, तो यह उभरी हुई तट है। कैसा है, उभरा हुआ है। और यह कन्नड़ तट अर्थात गोवा से लेकर मंगलूर तक यह होता है। और इसके बाद सबसे नीचे पे है मालाबार तट या वेम्बनाड झील। तो सबसे जो केरल में है वह है मालाबार तट या मालाबार तट है, जहाँ पे वेम्बनाड झील पाए जाते हैं। कौन सा झील, वेम्बनाड, याद रखेंगे। और ये जो है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का इलाका है वह कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल तट। और उसके बाद यह जो हमारा कृष्णा नदी है यहाँ से लेकर यदि बात की जाए चिल्का झील तक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चिल्का झील कहते हैं। और उसके बाद यहाँ से लेकर जो आंध्र प्रदेश का इलाका है अर्थात कृष्णा नदी जहाँ से बांटती है उसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थापित है, किस नदी पर, तो पुलिकट झील के निकट। तो याद रखेंगे कि केरल से लेकर पुलिकट झील तक कृष्णा नदी का फैलाव है, जहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एक पुलिकट झील के रूप में दर्शा सकते हैं। याद रखेंगे, ये इतना तक उन्होंने बात कहा। अब जैसा कि यह चित्र में दिखाई दे रहा है कि केरल से लेकर यह जो तमिलनाडु का जो बॉर्डर है जहाँ पे कृष्णा नदी बहती है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और पुलिकट झील है, इम्पोर्टेंट है। अब है यहाँ से लेकर यह जो कृष्णा नदी है यहाँ से लेकर महानदी का जो क्षेत्र होता है इसे हम लोग उत्तरी सरकार तट या हैदराबाद तट कहते हैं, याद रखेंगे। तो आंध्र प्रदेश अर्थात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है कृष्णा नदी, वहाँ से लेकर जो चिल्का झील है महानदी पर, तो उसके बीच की भूमि क्या कही जाती है, तो उसके बीच की भूमि को हम लोग उत्तरी सरकार तट या कार्नेट हैदराबाद तट कहते हैं। तो उत्तरी सरकार तट या हैदराबाद तट कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। जबकि यह जो महानदी है, महानदी से लेकर हुगली नदी के बीच का जो छोटा क्षेत्र है वह कौन सा क्या कहलाता है, उत्कल मैदान कहा जाता है, जो महानदी से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ है, उत्कल मैदान, याद रखेंगे, उत्कल मैदान। और इसी पर यहाँ पे चिल्का झील है और उसके बाद महानदी है यहीं पे, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं कुछ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को एक एक करके देख लें। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देखें तो पश्चिमी घाट सबसे पहले कहाँ पे है, गुजरात में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पश्चिमी घाट सबसे पहले कहाँ पे है, तो गुजरात में। काठियावाड़ तट या प्रायद्वीप तट या कच्छ का तट कहाँ पे है, गुजरात में है। जो गुजरात से लेकर कहाँ तक है, तो दमन और दीव तक है, इम्पोर्टेंट है।
तो पश्चिमी घाट कहाँ पे है? गुजरात में, जिसे काठियावाड़ तट या प्रायद्वीपीय कच्छ का तट कहा जाता है, जो गुजरात से लेकर दमन दीव तक है। अब है कोंकण तट, मुंबई से लेकर गोवा तक। तो अब तो चीज़ें आसानी से हैं, हम लोग को ये केवल अब देख लेना है। तो कोंकण तट मुंबई से लेकर गोवा तक के इलाके को कहा जाता है। और कन्नड़ तट, गोवा से मैंगलोर का जो किनारे किनारे एरिया होता है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग कन्नड़ तट कहते हैं, जो कि गोवा से लेकर मैंगलोर तक है। मैंगलोर कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। इसके बाद मालाबार तट। मालाबार तट कन्नड़ तट को किनारा तट भी कहते हैं, परछा बट। तो कन्नड़ तट को किनारा तट भी कहते हैं, याद रखेंगे, केनरा तट। अब है पूर्वी घाट के बारे में देखें। तो पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं। तो कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है? तो तमिलनाडु के कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। क्या है? तो तमिलनाडु के कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही क्या है? तो हंसते रहते हो, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोरोमंडल तट जो है कहाँ से कहाँ तक है? तमिलनाडु के कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। उत्तरी सरकार तट कृष्णा नदी से महानदी तक है। तो कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ये सभी पूर्वी घाट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जबकि उत्कल मैदान कहाँ से कहाँ तक है? तो हुगली नदी से महानदी तक है, जो कि पुरानी उड़ीसा में पड़ता है। तो हुगली से लेकर के महानदी तक जो इलाका है वह क्या कहा जाता है? तो उत्कल मैदान कहा जाता है। लगभग पूरा उड़ीसा ही उत्कल मैदान कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इसी महानदी के पास चिल्का झील है। उड़ीसा में कौन सा झील है? तो चिल्का झील याद रखेंगे, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इम्पॉर्टेंट है। तो यह एक छोटा सा टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं और लगभग बने भी हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे कुछ दूसरे टॉपिक को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।